गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं अनिल देवड़ा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम कौशल यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट्स, यहां पर ये पूरा एक 10th क्लास का एक वीडियो लेक्चर सीरीज चल रही है जिसमें कंप्लीट मैथमेटिक्स आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। आज के इस क्लास में हम देखेंगे स्टूडेंट्स, क्या देखेंगे, चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर की एक्सरसाइज 1.2 और आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए बिना कोई समय गवाए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमारे सामने है एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हमें यह प्रूव करके बताना है कि प्रूव दैट √5 इज एन इर्रेशनल नंबर। तो हमें यह बताना है स्टूडेंट यहां पर कि √5 एक इर्रेशनल नंबर है। तो चलिए इसे कैसे हम सॉल्व करेंगे या इसे कैसे समझेंगे। तो इसको समझने से पहले हम छोटा सा कुछ कॉन्सेप्ट जान ले। बोलो सर क्या, कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर की कंडीशंस क्या होती है, उसको पहले जान लेते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत इजी लगेगा। चलिए तो स्टूडेंट्स मैं ले चलता हूं आपको एक नई स्लाइड की तरफ, ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छे से। देखिए सबसे पहली बात तो रैशनल नंबर्स क्या होता है। रैशनल नंबर्स वो नंबर होते हैं जिन्हें हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, p/q के फॉर्म में। तो देखिए स्टूडेंट्स यहां पर समझिएगा क्या कि रैशनल नंबर, चलिए तो ये हमने स्टूडेंट्स यहां पर क्या देखा, यहां पर मैंने रैशनल नंबर्स को कैसे हम समझ सकते हैं इसके बारे में मैंने थ्योरी लिखी। क्या लिखा है कि रैशनल नंबर इज दैट नंबर विच कैन शो इन द फॉर्म ऑफ p/q। अगर हम किसी भी नंबर को p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और q डज नॉट 0, याद रखिएगा कि डिनोमिनेटर वाला पार्ट कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर वाला पार्ट 0 हो जाता है तो वो पूरा नंबर ही क्या हो जाएगा, नॉन डिफाइंड नंबर बन जाएगा। तो q डज नॉट 0 यानी डिनोमिनेटर का पार्ट कभी 0 नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ में एक और स्पेशल सिचुएशन है रैशनल नंबर की, कि रैशनल नंबर की एक और स्पेशल सिचुएशन क्या है कि ये जो p और q होते हैं वो दोनों के दोनों को प्राइम नंबर्स होना चाहिए। अब सर को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, तो चलिए जानते हैं इनको भी। अच्छा, सबसे पहली बात तो को प्राइम नंबर्स को जानने से पहले क्यों ना हम जान लें प्राइम नंबर्स को। अच्छा, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, हालांकि मैं इसकी ना सबसे स्टार्टिंग वाली क्लास में प्राइम नंबर्स के बारे में अच्छे से डिफाइन कर चुका हूं, ठीक है, फिर भी एक बार यहां पर हमें इस रिक्वायरमेंट पड़ रही है तो इसलिए मैं फिर से एक बार बताता हूं। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, तो प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो किसी दूसरे की टेबल में नहीं आते हैं, अपनी खुद की ही टेबल बनाते हैं एक को छोड़कर। देखिए 1 की टेबल में तो सभी आ जाएंगे, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3। भैया 1 की टेबल में तो 100 भी आएगा, 1 की टेबल में तो 1000 भी आएगा, 1 की टेबल में तो 10 भी आएगा, 1 की टेबल में सभी आ जाएंगे। तो इसीलिए हम 1 को छोड़ करके बात करते हैं। अब इसके अलावा जैसे अगर अपन देखेंगे तो ऐसे कौन से टेबल हैं जो किसी दूसरे की टेबल में नहीं आते, ठीक है, या जिनका हम और इसको टेक्निकल लैंग्वेज में बोलें तो सर जिनका फैक्टर या तो 1 होगा या तो वो नंबर खुद होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर प्राइम नंबर्स की मैं बात करता हूं तो प्राइम नंबर्स जैसे होते हैं सर 2। अच्छा, 2 किसी और की टेबल में नहीं आएगा, खुद की टेबल में आएगा, यानी 2 को 1 के अलावा, ठीक है, 1 तो उसका फैक्टर है ही है, ठीक है, तो 2 का फैक्टर कौन है, 1 है और खुद नंबर 2 है। अच्छा, फिर उसके बाद और आगे बढ़े जैसे 3, तो 3 किसी और की टेबल में नहीं आता है, 3 खुद की टेबल बनाता है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैंने लिख दिया 4, तो स्टूडेंट नहीं, ये नहीं है सर, ये तो प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 2 की टेबल यानी इसका एक और फैक्टर है, खुद के अलावा एक और फैक्टर कौन सा है, 2। तो इसका मतलब यहां पर क्या है, इसका मतलब यहां पर है कि सर ये प्राइम नंबर्स नहीं है। तो अगला प्राइम नंबर हमको मिलता है स्टूडेंट्स 5, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए 5 के बाद सर 7 भी एक ऐसा नंबर है जो किसी और की टेबल में नहीं आता, खुद की टेबल में ही आता है। फिर उसके बाद 9 मत लिख दीजिएगा क्योंकि 9 तो 3 की टेबल में आ जाता है, 10 5 और 2 दोनों की टेबल में आ जाता है। फिर उसके बाद आ जाएगा 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 23, 23 के बाद 29 और इस तरीके से हम
थोड़ा सा दिमाग लगा करके लिख सकते हैं, 50 तक लिख सकते हैं, लेकिन यहां तक 29 तक के आपको प्राइम नंबर्स पता होने चाहिए। ठीक है, बहुत इजीली आप लोगों के लिए सारा सिचुएशन क्लियरिफाई हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स, तो सर ये तो हमने प्राइम नंबर्स लिखा। अब अगली बात आ जाती है हमारे पास में कि सर ये को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ को प्राइम नंबर्स? अच्छा, को प्राइम नंबर्स का मतलब क्या है कि इसमें हम पेयर्स वालों की बात करेंगे। को प्राइम नंबर्स में दो नंबर को लेंगे, एक अकेले नंबर को। अब देखिए को प्राइम नंबर्स का मीनिंग यहां पर क्या है कि जैसे अगर मैंने यहां पर एक ग्रुप लिया, जैसे 2 को ले लेता हूं और 5 को ले लेता हूं, तो क्या ये को प्राइम नंबर्स हैं? तो स्टूडेंट्स ये को प्राइम नंबर्स कहलाएंगे। बोले सर क्यों? को प्राइम नंबर्स का सिंपल सा मीनिंग ये है कि देखिए इन दोनों का ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों को डिवाइड करेगा। तो इसका हमें एक ही फैक्टर देखने को मिल रहा है और वो इसका फैक्टर कौन है? 1। 1 के अलावा ऐसा कोई सा टेबल नहीं है जिसकी टेबल में ये दोनों नंबर्स आ जाए। तो ऐसे नंबर्स जो केवल ऐसे दो नंबर्स जो केवल 1 से ही डिवाइड होते हैं उसे हम कहेंगे को प्राइम नंबर्स। ठीक है, चलिए और आगे समझते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, जैसे अब मैंने एक नंबर ये लिख दिया, जैसे मैंने 3 और 14 लिख दिया, तो क्या ये को प्राइम नंबर्स हैं? स्टूडेंट्स अब यहां पर समझिएगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स गड़बड़ ये कर देते हैं कि सर को प्राइम नंबर्स में भी प्राइम नंबर ढूंढने लग जाते हैं कि 3 तो प्राइम नंबर है सर, 14 प्राइम नंबर नहीं है। नहीं, को प्राइम नंबर को समझिए कि अगर मैं फिर से को प्राइम नंबर्स का अगर मैं फैक्टर ढूंढने की कोशिश करूं, ऐसा कोई सा टेबल ढूंढने की कोशिश करूं जिससे हम या ऐसा कोई सा नंबर या ऐसा कोई इंटीजर ढूंढने की कोशिश करें जो 3 को भी डिवाइड कर दे और 14 को भी डिवाइड करे, तो सर हमको वह ऐसा नंबर केवल 1 मिलेगा। तब ये भी क्या होंगे स्टूडेंट? तो ये भी होंगे को प्राइम नंबर्स। अच्छा, इसी तरीके से जैसे एक और नंबर में लिख देता हूं, जैसे 3 और यहां पर मैं लिख देता हूं 12, क्या ये को प्राइम नंबर्स होंगे? तो अपने आप से दिमाग लगाइए कि सर अगर मैं इसके फैक्टर निकालूंगा तो 1 तो हमेशा होते ही होता है फैक्टर, साथ ही साथ में सर 3 एक ऐसा नंबर है ना कि सर 3 इसको भी डिवाइड कर देगा और इसको भी डिवाइड करेगा। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि सर कभी भी दो नंबर या को प्राइम नंबर का अगर एक फैक्टर से ज्यादा कोई फैक्टर दिखता है तो हम बोलेंगे कि ये को प्राइम नंबर नहीं है। आई होप सो स्टूडेंट आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। चलिए अब रूपरेखा तैयार करते हैं, हम हमारे क्वेश्चंस को करने की रणनीति तैयार करते हैं। बोले सर वो क्या रणनीति होगी? अब समझिए, अगर मुझे किसी नंबर को बताना है कि वो रैशनल नंबर है या नहीं है, तो मैं सबसे पहली चीज क्या देखूंगा कि उसे P बाय Q के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। फिर ये P और Q का जो भी मैं कॉन्सेप्ट बनूंगा कि सर ये P और Q वाला जो हिस्सा है ये कैसे नंबर होना चाहिए, यानी इनका मुझे एक ही फैक्टर मिलना चाहिए 1, यानी P में भी मैं केवल 1 से डिवाइड कर सकूं, Q में भी 1 से डिवाइड कर सकूं। अगर इसके अलावा मुझे कोई नंबर मिल जाता है, जैसे 3 मिल जाए, 5 मिल जाए, 11 मिल जाए, कोई भी अदर एक के अलावा अगर मुझे कोई भी नंबर मिल जाएगा जो दोनों को डिवाइड कर रहा होगा, तो इससे हम ये साबित कर देंगे कि ये जो नंबर है अगर ये आपस में को प्राइम नहीं है, अगर को प्राइम नंबर नहीं है तो सर ये रैशनल नंबर भी। बात सभी को समझ में आई? ठीक है, तो ये इस तरीके से हम इसे देखेंगे। तो स्टूडेंट्स यहां हम क्या देखेंगे कि अगर P का अगर अगला निकल गया तो हम बोलेंगे कि सर हाँ ये तो रैशनल नंबर नहीं है। ठीक है, अगर एक के अलावा कुछ अलग मिलेगा तो रैशनल नंबर नहीं है। बस इतनी सी ही तो बात करना है और यही हमारा पूरा बेसिक फंडा होना है। चलिए अब इसे क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करते हैं उसे देखते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो ध्यान से देखते जाइएगा। प्रूव दैट √5 इज अ रैशनल नंबर। तब हम इस क्वेश्चन को कैसे स्टूडेंट सॉल्व करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा, नजर हटी दुर्घटना घटी। क्या है कि सबसे पहले हम उल्टा जो भी, जैसे इसमें बोला है कि रैशनल नंबर प्रूव करके बताओ, हमें क्या प्रूव करके बताओ? रैशनल नंबर इर्रेशनल नंबर प्रूव करके बताओ। तो हम यहां पर क्या ले लेते हैं? उसका उल्टा। तो हम उसका क्या ले लेते हैं? लेट √5
इज ए रैशनल नंबर। तो इसे हम कौन सा नंबर स्टूडेंट अज्यूम कर लेंगे? दैट इज अ रैशनल नंबर। लेट √5 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, इर्रेशनल प्रूव करना है, हमने जस्ट उसका अपोजिट ले लिया, हमने बोला कि भैया ये रैशनल नंबर है। ठीक है, अच्छा अब अगर ये रैशनल नंबर है तो हम जानते हैं कि रैशनल नंबर यानी √5 को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं स्टूडेंट? तो हम इसे p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। अच्छा, अगर मैंने p/q के फॉर्म में लिखा तो यहां पर एक कंडीशन क्या होना चाहिए कि q डज नॉट 0 होना चाहिए, और साथ ही साथ क्या होना चाहिए कि p एंड q कैसे नंबर होना चाहिए? आर को प्राइम नंबर। कैसे नंबर होना चाहिए स्टूडेंट्स? ये को प्राइम नंबर की कंडीशन है कि अगर रैशनल नंबर की कंडीशन, रैशनल नंबर तभी होगा जब p/q के फॉर्म में हो, q डज नॉट 0 हो, और p और q को प्राइम नंबर होना चाहिए। को प्राइम नंबर का मतलब कि p में केवल 1 ही डिवाइड कर सकता होगा, q में भी केवल 1 ही डिवाइड कर सकता होगा, यानी दोनों का एक ही फैक्टर होगा और वो है 1। ये हमने कंडीशन ली है। चलिए अब ध्यान से देखते जाइएगा, इसे मैं क्या करता हूं, q इधर डिवाइड में, इधर जाके मल्टीप्लाई में, तो q √5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट? p। अब यहां पर मैं एक काम कर लेता हूं, यहां पर मैं कर लेता हूं स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी दोनों पक्षों में हम इसका स्क्वायर कर देते हैं। अच्छा, जैसे स्क्वायर करेंगे तो q √5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू p²। अच्छा, अब जैसे स्क्वायर से तो पता है ना, स्क्वायर से रूट कैंसिल, यानी यहां हो जाएगा 5 और यहां हो जाएगा q² इज इक्वल टू p²। इसे हम मान लेते हैं स्टूडेंट्स इक्वेशन फर्स्ट। लेकिन यहां से एक चीज समझो, यहां से एक चीज समझना, ठीक है, इस वाले हिस्से को थोड़ा सा समझने के लिए मैं जैसे यहां बताता हूं। जैसे अगर मैं बात कर देता हूं, मैंने लिख दिया 12, तो 12 के हम फैक्टर क्या कर सकते हैं? 2 × 2 × 3 ऐसा कर सकते हैं। अच्छा, इस फैक्टर का भी और मतलब समझो। फैक्टर का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स कि अब इस 12 में हम 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं और 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं। और इसी तरीके से 15 को देखिए, तो 15 के फैक्टर क्या हो जाएंगे? 3 × 5। अच्छा, 3 × 5 होगा, इसका मतलब क्या है कि इस 15 में मैं 3 से भी डिवाइड कर सकता हूं, इसी 15 में मैं 5 से भी डिवाइड कर सकता हूं। यही बात हुई, इतनी बात समझ में आई। अच्छा, सेम एज इट इज सर, यही वाला हिस्सा यहां पर भी तो दिख रहा है। ठीक है, देखिए यहां पर ये p² q मल्टी इज इक्वल टू में, देखिए इसी चीज को यहां पर समझिएगा कि सर p² को मैं ऐसा लिख सकता हूं 5 × q ऐसे लिख सकता हूं। इसका मतलब समझिए कि सर इस वाली टर्म में मैं 5 से भी डिवाइड कर सकता हूं, q से भी डिवाइड कर सकता हूं और इस q से भी डिवाइड कर सकता हूं। तो बस यही बात को हम यहां लिख लेते हैं कि यहां पर देखिएगा, ठीक है, सिंस p², ये जो p² है ये डिविजिबल होगा, p² इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है, 5 से डिवाइड होगा, यहां पर हम देख चुके हैं। देयरफॉर, ठीक है। अच्छा, ये साइन सिंस और ये देयरफॉर। अच्छा, देयरफॉर अब यहां पर एक चीज और समझिएगा कि अच्छा मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं p × p इज इक्वल टू 5 × q × q। अब वही बात तो है कि सर यहां पर इस p में भी हम किससे डिवाइड कर सकते हैं? 5 से डिवाइड, यानी p² में जब अगर मैं 5 से डिवाइड कर सकता हूं तो p में भी किससे डिवाइड कर सकता हूं? 5 से। तो देयरफॉर p इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। आई होप सो स्टूडेंट, इतनी बात सभी को समझ में आई होगी। ठीक है, इसका मतलब हम समझ गए कि सर इसमें हम कितने से, कि p जो है यानी इस ऊपर वाले इस p वाली टर्म में हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं। अच्छा, अब इसे मैं रफ करके थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि सर p को तो अब इससे डिवाइड कर दिया, अब आगे देखते हैं। अब आगे स्टूडेंट समझिएगा, अब आगे वाले हिस्से को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। अब हम एक और चीज मान लेते हैं, ठीक है, लेट माना अज्यूम, अब हम इस p को मैं इसके इक्वल मान सकता हूं, तो इस p को मैं 5c के इक्वल मान सकता हूं। बोले सर कैसे? समझिएगा
कि जैसे अगर मैं p में 5 से डिवाइड कर रहा हूं तो हो सकता है कि सर p खुद 5 हो, तो 5 से डिवाइड करूंगा तो 5 1 जा 5, यानी उसके 5 1 जा 1 आ सकता है c की वैल्यू। अच्छा, अगर हो सकता है ये 10 हो तब भी अपन 5 से डिवाइड कर सकते हैं, सब 2 बचेगा। अगर ये 15 हो तो 3 बचेगा, मतलब कुछ ना कुछ तो बचेगा। हो सकता है वो 1 बच जाए, 2 बच जाए, 3 बच जाए, 4 बच जाए। तो बस इसीलिए हमने p को किस फॉर्म में लिख दिया, 5 और मल्टीप्लाई में जो भी एक इंटीजर अपनी तरफ से मान लिया। ठीक है, याद रखिएगा। हाँ, एक और चीज इस पूरे हिस्से में कि p q सब ये सारे के सारे यहां पर क्या है, इंटीजर। यहां पर c क्या है, वेयर c इज इंटीजर। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। अब इस p को हम पुट कर देते हैं, इस p की वैल्यू को पुट कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट में, यानी हम यहां पर लिखेंगे क्या, पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन फर्स्ट। इस फर्स्ट इक्वेशन में इसको पुट कर देते हैं। चलिए करते हैं स्टूडेंट्स। तो यहां पर हो जाएगा 5q स्क्वायर इज इक्वल टू, अच्छा p की जगह हम प्लेस करेंगे, किसको प्लेस करेंगे, 5c का होल स्क्वायर। अच्छा, जैसे ही 5c का होल स्क्वायर तो यहां पर क्या हो जाएगा, 5q स्क्वायर और 5 का स्क्वायर 25c स्क्वायर। अच्छा स्टूडेंट्स, अब ये 5 से कैंसिल हो रहा है, ये 5 1 जा और ये 5 5 जा, यानी अब हमारे पास में क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, q स्क्वायर 5c स्क्वायर। अच्छा, फिर से अब सोचिए कि यहां पर q स्क्वायर इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय c, मतलब इस q में मैं किससे डिवाइड कर सकता हूं, 5 से भी डिवाइड कर सकता हूं। यानी अब यहां पर फिर से यही वाली लाइन को हम फिर से लिखते हैं कि q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। q स्क्वायर किससे डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है, देयरफॉर q इज आल्सो डिविजिबल बाय 5, इसलिए हम q में भी किससे डिवाइड कर सकते हैं, 5 से। अच्छा स्टूडेंट्स, अब रैशनल नंबर की सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन देखिएगा कि रैशनल नंबर p बाय q के फॉर्म में, ठीक है। अच्छा, अब p और q दोनों ही कैसे होना चाहिए, को प्राइम नंबर, यानी p और q का एक ही कॉमन फैक्टर होना चाहिए था और वो है 1, इसके अलावा कोई नहीं। लेकिन हम यहां देखते हैं कि हम इस p में 5 से डिवाइड कर सकते हैं और q में भी क्या डिवाइड कर सकते हैं, 5 से। इसका मतलब यार सर कि हमने जो शुरुआत में माना है, हमने शुरुआत में क्या माना था कि ये नंबर रैशनल नंबर है, लेकिन हम हमारी ही द्वारा मानी गई चीजें गलत हो गई। तो स्टूडेंट्स, जब ऐसा होता है कि जो चीज हमने अज्यूम करी है वही चीज अगर हमारी गलत हो जाती है तो वहां के उस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं विरोधाभास, यानी अंग्रेजी में इसे कहते हैं, इंग्लिश में इसे कहते हैं कॉन्ट्रडिक्शन। अब यहां पर हम लोगों को समझ में आ गया है, क्या समझ में आ गया कि हियर 5 इज फैक्टर ऑफ p एंड q बोथ, दोनों का फैक्टर कौन आ गया, 5 इज अ फैक्टर ऑफ p एंड q बोथ, दोनों का फैक्टर है। अब दोनों का फैक्टर है, इसका मतलब यहां पर क्या हो गया, इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि, ठीक है, हेंस, हाँ, चीजों को समझते चलिएगा। यहां पर अब हम यहां पर लिख सकते हैं हेंस p एंड q आर नॉट कौन से नंबर, को प्राइम नंबर। अच्छा, अगर ये को प्राइम नंबर नहीं है तो ये रैशनल नंबर भी नहीं होंगे। तो p एंड q नॉट को प्राइम नंबर। अब यहां पर लिखेंगे देयर आर कॉन्ट्रडिक्शन, कॉन्ट्रडिक्शन ये वर्ड हमेशा याद रखिएगा, मतलब इस ऐसे क्वेश्चन आएगा तो कॉन्ट्रडिक्शन जरूर आपको ये वर्ड्स का यूज करना। कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब क्या है कि जो हमने माना है वही हमारी ही बात मानी हुई गलत साबित हो रही है। ठीक है, तो ये नहीं होना था बट हो गया, तो इसीलिए हम बोलेंगे हेंस, ठीक है, या इसलिए √5 एक रैशनल नंबर तो नहीं है। अगर रैशनल नंबर नहीं है तो इसका अपोजिट क्या बचा,
इर्रेशनल नंबर। तो हैंस √5 इज इर्रेशनल नंबर। बस स्टूडेंट ये हो गया क्वेश्चन, ठीक है। तो बस इसी तरीके से आप लोगों को ऐसे क्वेश्चंस करना है। अब देखिए क्वेश्चंस में आप लोगों के लिए चेंज हो सकता है कि यहां पर √2 हो जाए, √7 हो जाए, √11 हो जाए, तब आप उन वैल्यूज को रख करके सेम मेथड लगाइएगा, सेम थ्योरी लगाइएगा, सेम स्टेटमेंट लगाइएगा, और इस तरीके से आप लोगों के आराम से ऐसे क्वेश्चंस बन जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर लेते चलिएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने क्या आता है कि प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज ए इर्रेशनल नंबर। चलिए अब इसके बारे में, तो इसी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने का तरीका जो होगा वो लगभग सेम होगा। देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहली बात, तो जो भी नंबर अपने को इर्रेशनल प्रूव करना है तो हम उसका उल्टा अज्यूम कर लेते हैं कि लेट 3 + 2 √5 इज ए रैशनल नंबर। तो ये कौन सा नंबर मान लिया स्टूडेंट अपन ने, ये हमने मान लिया है कि ये रैशनल नंबर है। अच्छा, अगर ये रैशनल नंबर है तो 3 + √5 को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और अगर हमने p/q के फॉर्म में लिखा तो q डज नॉट 0 होना चाहिए, और p और q कैसे होना चाहिए, r को प्राइम नंबर्स होने चाहिए, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा। अब आगे बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट्स यहां पर चीजों को समझते जाइएगा कि अब मैं इसको इस तरफ ये यहां पर √, यानी सिर्फ ये रेशनल मतलब ये जो रूट वाली वैल्यू इसको केवल मैं एक तरफ चाहता हूं। तो सबसे पहले इसको इधर ले गए, तो 2 √5 इज इक्वल टू p/q -3 हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहां पर हम इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं इसको, ठीक है। इसका एलसीएम ले लेंगे तो p/3q अपॉन में q। आई होप सो स्टूडेंट समझ में आया। इसके अपॉन में 1 है, इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर, या इसको एलसीएम भी बोलते हैं सिंपली। अब 2 इधर मल्टीप्लीकेशन में है तो इधर हम जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो डिवाइड में हो जाएगा तो p-3q डिवाइड बाय 2q। अब ये हम ले आए। अच्छा, अब ये अगर हम ले आए तो स्टूडेंट्स ये अब प्रीवियस क्लास में हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि प्रीवियस क्लास में या प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देख चुके थे कि √5 कैसा है, यानी रूट वाली जो वैल्यूज होती है वो इर्रेशनल नंबर होती है। जैसे √2 हुआ, √3 हुआ, √5 हुआ, √7 हुआ, √11 हुआ, ये सारे इर्रेशनल नंबर होते हैं। अच्छा, अब यहां पर चीजों को समझिएगा कि यहां पर ये वाला हिस्सा क्या है स्टूडेंट्स, तो चीजों को समझिएगा कि सिंस P and Q are इंटीजर्स। अच्छा, P और Q इंटीजर्स है, तो देखिए ऊपर इंटीजर्स, तो इंटीजर्स में से मैं कुछ अगर माइनस करूंगा तो ऊपर इंटीजर्स आएगा, नीचे भी इंटीजर्स है, तो इसका मतलब ये पूरी एक इंटीजर वैल्यू, मतलब ये वाला हिस्सा रैशनल नंबर हमको दिख रहा है। अच्छा, ये अगर रैशनल नंबर है और ये कैसा आ गया, इर्रेशनल नंबर, इसका मतलब हमने एक चीज पता कर ली कि ये हम जानते थे कि ये कौन सा नंबर है, तो ये है इर्रेशनल नंबर। तो इर्रेशनल नंबर था। अब यहां पर इक्वल टू में ये वाला नंबर कौन सा है स्टूडेंट, तो ये बन गया हमारे पास रैशनल नंबर। अब क्या इर्रेशनल नंबर रैशनल नंबर के इक्वल होता है, बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो यही तो हो गई हमारे पास फिर से क्या, कॉन्ट्रडिक्शन, कि अगर ये वाला, देखिए ये इतना वाला हिस्सा क्या था, ये देखिए समझिए ये रैशनल नंबर था, तो अगर इसी रैशनल नंबर में मैं कुछ इंटीजर जोड़ दूं, कुछ इंटीजर को डिवाइड कर दूं, तो भी ये हमेशा रैशनल नंबर होना चाहिए। तो अब ये देखिए एक इंटीजर, 3 इंटीजर, 2 इंटीजर, तो ये पूरा अगर इंटीजर पार्ट है तो ये भी रैशनल नंबर है, लेकिन वो इक्वल टू में क्या चल रहा है, इर्रेशनल। तो रैशनल नंबर इर्रेशनल नंबर के कभी बराबर नहीं होता है। तो यहां पर क्या लिखेंगे हम फाइनली, देयर आर कॉन्ट्रडिक्शन। अब जैसे कॉन्ट्रडिक्शन हो गया तब हम क्या लिख सकते हैं, hence 3 + 2 √5 is
A is an irrational number। बस यही तो था क्वेश्चन, इजी था। ठीक है, तो बिल्कुल बहुत आराम से आप लोगों से हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड। आई होप सो समझ में आया होगा आपको स्टूडेंट्स। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर 3 क्वेश्चन है। अब 3 क्वेश्चन में से सबसे पहले पार्ट को कंप्लीट करते हैं। फिर से तरीका वही रहेगा, इस पहले क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो इस पहले क्वेश्चन में देखेंगे कि उसने हमको तो लेट अज्यूम 1/√2 इज ए रैशनल नंबर। तो इसे स्टूडेंट हमने कौन सा नंबर कंसीडर कर लिया कि ये रैशनल नंबर है। अच्छा, अगर रैशनल नंबर है तो इस रैशनल नंबर को हम किसके p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब यहां पर क्या होना चाहिए, q डज नॉट 0 होना चाहिए, एंड या ऐसा लिख सकता हूं मैं कि p एंड q आर इंटीजर। ठीक है, p और q इंटीजर्स होने चाहिए, और वो भी वाली स्टेप भी लिख सकते हैं, को प्राइम नंबर्स भी होने चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब यहां से फिर से हम क्या करते हैं, √2 की वैल्यूज को सेपरेट कर लेते हैं। तो सेपरेट करने के लिए सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इस तरफ, इसको इस तरफ, इसको इस तरफ ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा q, और इसको इस तरफ ले जाऊंगा तो p/√2। फिर देखिए इसके साथ ये मल्टीप्लिकेशन में है तो इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, यानी q के डिवाइड में हो जाएगा p = √2। अब फिर से समझिए, यहां पर हमने लिख चुके थे कि ये वाला हिस्सा समझिएगा कि p एंड q आर इंटीजर्स। अच्छा, अगर ये इंटीजर्स हैं तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स कि ये रैशनल नंबर भी होगा। और अगर ये रैशनल नंबर है, ठीक है, तो इस बार हमारे पास में इस तरफ कौन सा नंबर आ गया, रैशनल नंबर, और इस तरफ √2 हम जानते हैं कि ये कौन सा नंबर है, तो ये तो है इर्रेशनल नंबर। अब जैसे ही तो रैशनल नंबर इर्रेशनल नंबर के कभी इक्वल नहीं होता है, तो बस यहीं पर हो गई कॉन्ट्रडिक्शन। इसका मतलब क्या है कि हमने जो माना है वो गलत माना है, और हमने जो माना है वो गलत माना है, तो इसीलिए हम क्या लिख सकते हैं, देयर आर कॉन्ट्रडिक्शन, यानी विरोधाभास हो रहा है। विरोधाभास का मतलब कि हमने जो माना था, अरे ये तो गलत हो गया, देयर आर कॉन्ट्रडिक्शन। ठीक है, अब कॉन्ट्रडिक्शन मतलब हमने जो बात मानी थी वो गलत है। हमने माना था कि 1/√2 रैशनल नंबर है, नहीं, ये गलत हो गया, ये रैशनल नंबर नहीं है, तो इसका जस्ट अपोजिट क्या है, तो ये इर्रेशनल नंबर है। यानी hence 1/√2 is an irrational number, यानी ये स्टूडेंट इर्रेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट आई होप सो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा आपको क्वेश्चन। ठीक है, तो बस बिल्कुल इसी तरीके से इजीली वे में करते चलना है हमको क्वेश्चंस को। चलिए अब इसी के क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन स्टूडेंट ये वाला मैं करवा चुका हूं, क्वेश्चन नंबर सेकंड हो। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए फिर से वही तरीका, बोले क्या कि सर लेट 7/5 इज रैशनल नंबर मानना है। बिल्कुल बिल्कुल, तो और रैशनल नंबर कि हमने क्या मान लिया स्टूडेंट कि ये तो रैशनल नंबर है। अच्छा, अगर रैशनल नंबर है तो 7/5 को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। p/q के फॉर्म में लिखने के लिए q 0 नहीं होना चाहिए और p एंड q क्या होने चाहिए, p एंड q आर इंटीजर होने चाहिए थे। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत बढ़िया, हर बार एक ही कहानी चल रही है। ठीक है, अब 7 इधर मल्टीप्लीकेशन में है तो इधर जाके इसके साथ में जाके डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए समझिएगा, ठीक है, ये इधर जाकर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, डिवाइड हो जाएगा, और यहां पर 7q। अब देखिए p और q इंटीजर थे,
इसमें अगर हमने एक इंटीजर वाले क्यू डिनोमिनेटर में इंटीजर का मल्टीप्लीकेशन कर दिया तो भी वो रैशनल नंबर ही रहेगा। अच्छा, अब ये रैशनल नंबर √5 हम देख चुके हैं कि √5 एक इर्रेशनल नंबर होता है, तो फिर से वही चीज क्या हो जाएगा कि P एंड Q आर इंटीजर। भैया ये क्या है, बार बार एक ही बात तो है कि इंटीजर है। अगर ये इंटीजर है इसका मतलब इस बार इस तरफ कौन सा पार्ट है, तो ये है इर्रेशनल नंबर, और इक्वल टू में इस तरफ कौन सा आ गया, ये आ गया किसके इक्वल, रैशनल नंबर के इक्वल। और ये कभी नहीं होता है कि इर्रेशनल नंबर रैशनल नंबर के बराबर होता है। इसका मतलब हमने जो माना था कि ये रैशनल नंबर है, हमारी ही बात गलत साबित हो गई, तो यहां पर कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, विरोधाभास हो गया। ठीक है, बस तो इसी को लिख देते हैं क्या, देयर आर कॉन्ट्रडिक्शन। अच्छा, जैसे ही कॉन्ट्रडिक्शन हो गया तो हम लिख सकते हैं क्या, हैंस 7√5 is an irrational number। ये हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए बहुत आसानी से होते चल रहा है। चलिए बढ़ते हैं आज की इस क्लास के अंतिम प्रश्न के ऊपर, यानी एक्सरसाइज 1.2 के थर्ड क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें ये दोनों वाले मैं करवा चुका हूं, ये थर्ड पार्ट को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में फिर से वही चीज, हम इसे क्या करेंगे, लेट 6 + √2 इज ए रैशनल नंबर। इसे हम कौन सा नंबर मानेंगे स्टूडेंट, कि ये रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल नंबर है तो 6 + √2 इसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर हम इसे p/q के फॉर्म में लिख रहे हैं तो q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, और p एंड q आर इंटीजर होने चाहिए। ये स्टूडेंट इंटीजर होने चाहिए। ठीक है, अच्छा अब फिर से 6 इधर प्लस का है तो उधर ले जाते हैं, तो इधर जाकर के ये माइनस का हो जाएगा। अब इसमें एलसीएम वाला हिस्सा ले लीजिए, तो यहां पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 5 - 6q अपॉन में q। फिर से सर किसी इंटीजर में से मैं इंटीजर घटाऊंगा तो इंटीजर बनेगा, नीचे इंटीजर है, इसका मतलब ये पूरा पार्ट इंटीजर है, ऊपर वाला हिस्सा न्यूमरेटर भी इंटीजर, नीचे वाला हिस्सा ये भी इंटीजर, तो ये एक रैशनल नंबर भी। अगर रैशनल नंबर है तो फिर से हम क्या लिख सकते हैं कि P एंड Q आर इंटीजर्स। अगर ये इंटीजर्स हैं तो फिर से इधर वाला हिस्सा कौन सा होता है, ये रूट वाला, तो ये तो है इर्रेशनल नंबर। किसके इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट, तो ये आ गया है रैशनल नंबर के इक्वल, जो कि इम्पॉसिबल है। यानी ऐसा कभी नहीं होता है कि रैशनल नंबर इर्रेशनल नंबर के बराबर। इसका मतलब हमने जो माना है वहां पर बात गलत हो गई, तो इससे क्या कहेंगे हम, कॉन्ट्रडिक्शन। यानी देयर आर कॉन्ट्रडिक्शन। अच्छा, अगर यहां कॉन्ट्रडिक्शन है इसका मतलब हम लिखेंगे क्या, कि हमने जो बात मानी थी वो गलत हो गई, हमने रैशनल माना था, तो इसका मतलब ये इसका उल्टा होगा। तो 6 + √2 कौन सा नंबर होगा, इज एन इर्रेशनल नंबर। तो ये इर्रेशनल नंबर होगा स्टूडेंट। ठीक है, तो ये था हमारे सामने पूरा एक हिस्सा। तो कैसी लगी आपको आज की क्लास स्टूडेंट, कमेंट करके जरूर बताइएगा, और साथ ही साथ में इसके पहले इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, इसके पहले एलसीएम एचसीएफ, उस पूरा हिस्से का दोस्तों मैं वीडियो बना चुका हूं। अगर आपको चाहिए वो, तो उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप जाकर के उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसी लग रही है आप लोगों को वीडियो लेक्चर सीरीज, और अगर वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के बीच में, अपने स्कूल ग्रुप्स में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए तो मिलते हैं अगली क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।